भारत सिर्फ एक उभरती अर्थव्यवस्था नहीं है, ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम का हब बनता जा रहा है और उसमें अहम योगदान है यहां के इंफ्रास्ट्रक्चर का भी, जो बाकी राज्यों में बन रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ गुजरात में भी बन रहे हैं। गुजरात में गांधीनगर में गिफ्ट सिटी बनाई जा रही है, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। तो उससे जुड़ी बातचीत हम करेंगे संजय कौल सर से, मैनेजिंग डायरेक्टर और ग्रुप सीईओ हैं। सर, स्वागत है आपका। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हुए मैं ये जानना चाहूँगा कि बहुत कम समय में जो गिफ्ट सिटी ने ट्रस्टेड आइडेंटिटी बनाई है, तो गिफ्ट सिटी के 2.0 को आप कैसे देखते हैं? विवेक जी, मैं थोड़ा हिस्ट्री में जाना चाहूँगा। जब आप 2.0 कह रहे हैं तो 1.0 क्या था? 2007 जब माननीय प्रधानमंत्री जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उस समय उनको एक विज़न आया कि क्यों नहीं हम एक फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर, एक फाइनेंशियल सेंटर, फाइनेंशियल हब जो न्यूयॉर्क, लंदन, हांगकांग, सिंगापुर या पड़ोस में दुबई, हाँ, ऐसा यहाँ क्यों नहीं हो सकता? वहाँ से एक स्पार्क शुरू होता है 2007। उस वक्त यहाँ के मुख्यमंत्री थे, लेकिन वो विश्व स्तर पे सोच रहे थे। वहाँ से जर्नी शुरू होती है। 1000 एकड़ ज़मीन अलॉट की गई। ज़मीन साबरमती नदी के किनारे है। प्लेन ज़मीन थी, खंडर थे, रेवाइंस जो कहते हैं। गिफ्ट कंपनी लिमिटेड स्थापित की गई। गवर्नमेंट ऑफ गुजरात और IL&FS 50-50% पार्टनरशिप था। तो सबसे पहला इंफ्रास्ट्रक्चर बना। 2015 में पहली बिल्डिंग खड़ी की गई और प्रोग्रेस होता है। आगे चलते हैं हम। आज की तारीख में हमारे पास 1000 एकड़ ज़मीन है जो इस वक्त प्लानिंग की हमने। 62.5 मिलियन स्क्वायर फीट का प्लानिंग हुआ है, कंस्ट्रक्टेड एरिया। इसमें से 5 मिलियन स्क्वायर फीट बन चुके हैं। ये ट्रांसलेट करें तो 5 बिल्डिंगें हैं इस वक्त। 21 बिल्डिंग है 5 मिलियन स्क्वायर फीट में। 29 मिलियन स्क्वायर फीट का अलॉटमेंट कर चुके हैं। 71 बिल्डिंग है बाई 28 अर्ली 28 में तैयार हो जाएंगी इंफ्रास्ट्रक्चर। और इंफ्रास्ट्रक्चर वैश्विक स्तर पे वन ऑफ द बेस्ट है। इट इज़ अ फंक्शनल स्मार्ट सिटी। आमतौर पे हम स्मार्ट सिटी की जब बात करते हैं केवल एक टर्म होके रह जाता है, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे एक फंक्शनल स्मार्ट सिटी है। फंक्शनल यानी कि हमारे जितने सर्विसेज हैं, यूटिलिटीज़ हैं, सब कुछ AI बेस्ड IT प्लेटफॉर्म से कंट्रोल्ड है। ग्रीन बिल्डिंग्स हैं, ग्रीन बिल्डिंग बनाना मैंडेटरी है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो गया। अब अगला आया कि इसको हम फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर कैसे बनाएं। एक रेगुलेटर स्थापित किया गया, सिंगल रेगुलेटर, जो RBI, SEBI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी फंक्शंस, ये सब इनमें इसमें कन्वर्ज किए। IFSCA ये 2019 में ये बिल पास हुआ। 2021 में फंक्शनल हुआ, 2020 और 21 में। तो आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो गया, रेगुलेटर आ गया, सिंगल पॉइंट ऑफ रेगुलेशन। इसके बाद शुरू होता है एंटिटीज़ का रजिस्टर होना। 21 में जब रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ करीब 100 एंटिटीज़ थी। ये बढ़ते बढ़ते आज जो भी हैं 1000 से ऊपर हैं। तो ये इकोसिस्टम तैयार हो चुका है। एक क्रेडिबल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर बन चुका है विद इन गिफ्ट सिटी। तो जाहिर है कि जब आप एक प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं, अगला क्या? दैट इज़ आप जो हमने कहा 2.0 क्या होना चाहिए। हम बात करते हैं हांगकांग, सिंगापुर, लंदन। गिफ्ट सिटी जब कंसीव किया गया था, जब रेगुलेशन बने, एक ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स होता है GFCI 38, जो विश्व में जितने भी फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर हैं उनको वो रैंक करते हैं। उस वक्त हम कहीं नहीं थे, पहले 100 पे तो हम थे ही नहीं। आज की तारीख में केवल 4 साल में 43 पे आ चुके हैं। एंटिटीज़ का रश है एक तरह से देखा जाए तो। पिछले महीने में 105 एंटिटीज़ रजिस्टर हुई हैं। बैंकिंग, कैपिटल मार्केट, फंड मैनेजमेंट, एयरक्राफ्ट लीजिंग, शिप लीजिंग, इंश्योरेंस, तो ये सब बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं। अब क्या देखते हैं, क्या हम अगला स्टेप क्या देख रहे हैं, किस तरह से हम प्रोग्रेस करेंगे? नेचुरली हमारा अपना स्पेस हमें बनाना होगा, ये तो हम करेंगे ही। हम ये भी देखते हैं कि हम अपना एक अस्तित्व, एंटिटी, आइडेंटिटी हम किस तरह से बनाएं विद इन ये जो जियोपॉलिटिकल सिनेरियो है।
एक तरफ मिडल ईस्ट, साउथ ईस्ट एशिया एंड ग्लोबल हम देखें डेवलप्ड कंट्रीज़ जो हैं, उन सब के बीच में हम किस तरह से अपना आइडेंटिटी बनाएं। हम उस तरफ तेज़ी से बढ़ रहे हैं। हमारा जो विजन है, निश सेगमेंट्स में हम अपना अस्तित्व बनाएंगे। हम ये नहीं कह रहे कि हम XYZ फाइनेंशियल सेंटर से compete करेंगे, हम अपना खुद का स्पेस बनाएंगे, नंबर 1। नंबर 2, जो इंडियन डायस्पोरा है, इंडियन एंटिटीज़, इंडियन बिजनेसेस जो बाहर होती थी, उन सबको हम यहाँ लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम कहते हैं कि क्यों नहीं आप यहाँ से बिजनेस कीजिए। सो 2.0 इज़ अपनी खुद की आइडेंटिटी बनाना, जो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। अपना जो गेटवे है बिटवीन इंडिया और पूरे ग्लोब का, उसको स्ट्रेंथन करें, ये 2.0 होगा हमारा। सर ऐसे आसान भाषा में अगर यहाँ जो बैठे हुए दर्शक हैं और जो हमारे दर्शक हमें टीवी और दूसरे डिजिटल माध्यम से देख रहे हैं, तो उससे जुड़ा एक सवाल था कि आसान भाषा में अगर कहें तो गिफ्ट सिटी का योगदान भारत की अर्थव्यवस्था में कैसे होगा और क्या प्रभाव पड़ेगा, ज़रा ये समझाइए। हाँ विवेक जी, ये सवाल बहुत अहम है, क्योंकि गिफ्ट सिटी तो हर कोई मोस्ट प्रॉब्ली हर लोग सुने हैं उन्होंने, लेकिन गिफ्ट सिटी है क्या चीज़, गिफ्ट सिटी में होता क्या है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। गिफ्ट सिटी, इसका जो फुल फॉर्म मैं बताऊं, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक कंपनी लिमिटेड, इसमें हमारे पास एक SEZ है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जिसके अंदर हमारी फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर है। अब फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर होती क्या चीज़ है ना। पूरे ग्लोब में आप ग्लोबल कैपिटल फ्लोज देखें, हम हांगकांग की बात कर रहे हैं, सिंगापुर, न्यूयॉर्क, लंदन, यहाँ सब जो क्यों ये फाइनेंशियल सर्विस सेंटर इतने एस्टैब्लिश क्यों हुए हैं, पड़ोस में दुबई भी, क्योंकि यहाँ पे जो रेगुलेटरी में जो रेजीम है, जो टैक्स स्ट्रक्चर है, ये सब एक पर्टिकुलर एग्जेम्पशंस प्लस एक स्पेशल रेजीम है विद इन उस देश के अंदर एक कार्व आउट की वो टेरिटरी है। सो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के तहत गिफ्ट सिटी की एंटिटीज़ जो हैं एक नॉन रेजिडेंट कहलाती है। और सिंपल टर्म्स में मैं अगर कहूँ, एक लेमैन के टर्म्स में, फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए एक फॉरेन टेरिटरी है विद इन इंडियन जुरिस्डिक्शन, नंबर 1। नंबर 2, और थोड़ा टेक्निकल जाएँ तो ऑफशोर बिजनेसेस को हम ऑनशोर कर रहे हैं। जो बिजनेसेस लंदन, न्यूयॉर्क, अगेन फाइनेंशियल सेंटर्स में होती हैं, उसको हम यहाँ ला रहे हैं। मेरा अगला सवाल इसी से जुड़ा हुआ था, आप उसका जवाब दे रहे हैं कि ये जो ऑफशोर सेंटर्स हैं, उसको भारत में लाने के लिए गिफ्ट सिटी कैसे मदद करेगी, आप इसमें कंटिन्यू करके वो भी बता सकते हैं। अब सबसे ज़्यादा तो हम क्यों लाएं इसको, अहम सवाल है कि बिजनेस तो हो ही रहा है, ट्रांजैक्शन तो हो ही नहीं, कंपनियाँ इंडिया का ग्रोथ रेट देखें, इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं, तो गिफ्ट सिटी की ज़रूरत क्या है। देखिए, जो ग्लोबल बिजनेसेस हैं, दे आर नो लॉन्गर कंट्री स्पेसिफिक। हर जो मेजर एंटिटीज़ हैं, क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, पूरा वर्ल्ड जो है एक सिंगल होल बनने जा रहा है। जब तक आपके क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस फैसिलिटेट नहीं हो, रेगुलेटरी रेजीम नंबर 1, नंबर 2 ट्रांसपेरेंसी, गवर्नेंस, स्टेबिलिटी ऑफ गवर्नेंस, पॉलिसीज़, ये सब चीज़ें किसी जुरिस्डिक्शन में अगर नहीं है कंड्यूसिव बिजनेस के लिए, तो क्रॉस बॉर्डर फ्लोज आसानी से नहीं होते। अच्छा। वो जाहिर है। तो गिफ्ट सिटी जो है इस IFSC के अंदर ये सब रिलैक्स कर दिया गया है। तो आप यहाँ पे जो बिजनेसेस यहाँ पे स्थापित हैं, उनका जो ट्रांजैक्शन उनके हो रहे हैं, टू एंड फ्रो जो है बिटवीन गिफ्ट सिटी एंड ग्लोबल मार्केट्स, इट इज़ सीमलेस। तो सबसे बड़ा फ़र्क यही है। तो एक सवाल मेरा इससे भी जुड़ा हुआ है कि जैसे सिंगापुर, दुबई, लंदन जैसे ग्लोबल फाइनेंशियल हब के मुकाबले गिफ्ट सिटी की खासियत बताइए जो उसको उन लोगों से ख़ास बनाता है। मतलब मैं कह रहा हूँ कि अगर वहाँ के कुछ उद्योगपति आएँ या वहाँ के कुछ और दूसरे सिस्टम यहाँ आए तो क्यों आए? देखिए, इसको मैं देखना चाहूँगा एक लार्जर पर्सपेक्टिव में। हम शुरू करते हैं इस वक्त क्यों आए यहाँ पे। अगर वैश्विक तौर पे आप देखिए, हमारे इकोनॉमी का जो ग्रोथ रेट है, बहुत कम देश हैं कि इसके आसपास भी आ सकें। नंबर 1 इंडिया की ग्रोथ स्टोरी है, एक विजन है, विजन कहें तो 2047 का कहिए, हाँ यस, एक विजन है, एक रोड मैप है, हम किस तरह से हमारा देश आगे बढ़ेगा जी। नॉट ओनली इन इंफ्रास्ट्रक्चर, हर तौर पे सोशल पैरामीटर्स हों, उसमें इकोनॉमी तो है ही। तो एक सर्टेनिटी हुई, तो हर कोई चाहता है कि जहाँ आपके पास गवर्नेंस की सर्टेनिटी है, पॉलिसीज़ की कंटिन्यूटी है, एक क्लियर विजन है,
तो हर कोई चाहेगा कि वाई मैं इस ग्रोथ स्टोरी का भाग क्यों नहीं बनूं। 1.48 बिलियन लोग यहाँ पे हैं और उनका पॉपुलेशन का प्रोफाइल देखें आप, 30 40 के एज में ही है। तो पढ़े लिखे लोग, परचेसिंग बाइंग कैपेसिटी, सो जाहिर है कि मार्केट बहुत बड़ा मार्केट है। एस्टैब्लिश कंट्रीज आप देखें जहाँ दुबई लीजिए या हांगकांग सिंगापुर लीजिए, जो मैं बार बार कह रहा हूँ, गवर्नेंस मॉडल्स अलग हैं। वी आर अ वाइब्रेंट डेमोक्रेसी जहाँ अकाउंटेबिलिटी है, सर्टेनिटी है, एंड देन ग्रो हो रही है, तो लोग आना चाहेंगी। अब इंडियन बिजनेसेस भी ओवरसीज़ बहुत एस्टैब्लिश्ड फर्म्स हैं। हमारा डायस्पोरा देखिए, हमारे बहुत एस्टैब्लिश्ड लोग बाहर हैं। अब वो सब यहाँ देख रहे हैं कि अगर मुझे यही बिज़नेस करना है, हम इंडिया में जाके क्यों नहीं कर सकते। एंड गिफ्ट सिटी बहुत अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पर बैठे लोगों के बिहाफ में मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा कि ऐसे अगर आसान भाषा में समझाएं कि मैं एक आम आदमी हूँ जो किसी दूसरे राज्य से, उत्तर प्रदेश, बिहार या हरियाणा से आता है, मैं एंटर होता हूँ गिफ्ट सिटी में, तो मैं क्या क्या देखूँगा? सबसे पहले तो आप सोचेंगे आप किसी विदेश में आ चुके हो, आगे हो। इंफ्रास्ट्रक्चर देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर देख के लगेगा कि मैं विदेश आ गया। हाँ, विदेश। अब विदेश का ये मतलब ये नहीं कि विदेश हमसे अच्छा है। हाँ, देखने में इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ। आपको केवल बड़ी बिल्डिंगें दिखेंगी। हमारे यहाँ जो बिल्डिंग बनती हैं मिनिमम 30 फ्लोर्स की होती हैं, और चूँकि ग्लोबल बिजनेसेस यहाँ पे स्थापित हैं तो जाहिर है कि उनका लुक एंड फील भी ग्लोबल ही है। जो आप फैसाड देखेंगे, जो ये फैसाड भी ग्लास स्ट्रक्चर्स या उस तरह के देखेंगे, इसलिए है कि हमने मैंडेट किया है कि ये सब एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो, सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन हो। हमारी जितनी बिल्डिंग्स है मैंडेटरी है कि वो सस्टेनेबल बिल्डिंग्स हो। तो उस तरह से एक पर्टिकुलर लुक एंड फील बिल्डिंग की है, नंबर 1। नंबर 2, सिस्टम्स जो हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, पहले यूटिलिटीज़ की बात करें। इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम्स जो हैं ये बहुत ही आधुनिक हैं। आप कहीं भी रोड, खुदे हुए रोड दिखाई नहीं पड़ेंगे आपको। जितने भी हमारी यूटिलिटीज़ हैं ये सब एक टनल हमारे पूरे शहर के, सिटी के अंदर करीब 17 किलोमीटर लॉन्ग अंडरग्राउंड टनल जा रही है, क्रिस क्रॉस कर रही है। और टनल छोटी सी टनल नहीं है, 7x7 मीटर्स की टनल, जिसमें सब यूटिलिटी पाइपलाइंस हैं। तो आपको बाहर कुछ भी नहीं दिखाई पड़ेगा जो सिटी को सस्टेन कर रहा है। जो होता है नॉर्मल शहर, आप शहर में जहाँ तार लटक रही हैं, कहीं रोड खुदा हुआ कि पाइपें डाली जा रही हैं, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। न्यू ब्यूटीफुली लैंडस्केप्ड पूरा शहर जो ब्यूटीफुली लैंडस्केप्ड है। तो एक लुक एंड फील इमीडिएट है कि आप कहाँ आ गए, क्या ये इंडिया में ही हैं। फिर आप जो नाम देखेंगे, जितने भी एंटिटीज़ हैं, पूरे ग्लोबल नाम, पूरे ग्लोबल नेम्स हैं वहाँ पे। अब नाम नहीं लेना चाहूँगा फॉर ऑब्वियस रीजंस, बट जितनी भी ग्लोबल एंटिटीज़, नॉन एंटिटीज़ हैं, तो आपको लगता है हम कहाँ किसी विदेश राज्य में तो नहीं है। आप सिंगापुर की अगर फ़ोटो लीजिए, सिंगापुर फाइनेंशियल सेंटर या हांगकांग के हमारे यहाँ के लीजिए, तो बहुत फ़र्क दिखाई नहीं पड़ेगा। उसका ग्रोथ आप कितने देखते हैं? आप जो आंकड़ा गिना रहे थे, तो आने वाले दिनों में कितना % या फिर कोई आंकड़ा हो कि गुजरात की अर्थव्यवस्था में गिफ्ट सिटी का योगदान ये है इतने % का? देखिए, मैं एग्जिस्टिंग फिगर्स जैसे हम ग्रो किए हैं वो बताऊंगा पहले, एंड देन फिर उसको इंटरपोलेट करूंगा, एक्स्ट्रापोलेट करूंगा बोथ गुजरात एंड द नेशनल वो है। 2021 में रेगुलेटर उनकी फंक्शनिंग शुरू हुई जी। उस वक्त से आज तक लेकर हमारे पास, अब बैंकिंग हम लें अगर, 35 बैंक्स हैं, जिसमें से 18 फॉरेन बैंक्स हैं। इनका 18 फॉरेन बैंक्स हैं, हाँ जी। उसमें से 3 बैंक तो ऐसे हैं कि उनका इंडिया में कहीं ब्रांच नहीं है, हमारे यहाँ ब्रांच है। और 18 फॉरेन बैंक्स वो वहीं से ऑपरेट करेंगे गिफ्ट सिटी से? हाँ, गिफ्ट सिटी से ऑपरेट, ब्रांचेस ऑब्वियसली। ठीक है। तो ये बैंक्स हैं हमारे यहाँ, और ये सब पिछले 2 साल के अंदर आई हैं। तो आप ग्रोथ समझ सकते हैं कि और ये सब बैंक्स जो है इंटरनेशनल ब्रांचेस कहलाती है, टेक्निकली इंडियन जुरिस्डिक्शन में नहीं है, जैसे मैंने कहा फेमा के पर्सपेक्टिव से। इनका जो कंबाइंड असेट होल्डिंग साइज है करीब $101 बिलियन है असेट होल्डिंग साइज, जो नॉर्मल करने उसमें अगर हम कंपेयर करें बहुत ही अच्छा है। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स जो इस वक्त कंट्री में हो रहा है, उसमें से 40% से ज़्यादा हमारे यहाँ करीब 43% गिफ्ट सिटी से हो रहा है। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स जो कंपनी 43%? हाँ, गिफ्ट सिटी से हो रहा है जी। जो भी 2-2.5 साल के अंदर ही ये ग्रोथ हुआ है। तो मैं ये फिगर्स आंकड़े इसलिए कह रहा हूँ कि ये सब जो है पिछले 2-2.5 साल में हुआ है, जो ग्रो कर रहे हैं इस स्पेस पे ग्रो हो रहे हैं जी। फंड्स जो भी मैनेज फंड एसेट मैनेजर्स हैं करीब 194 हैं, जिनका
असेट्स जो अभी जो उनके जो ऑर्डर्स हैं, जो फंड मैनेजमेंट के हैं ऑर्डर्स उनके पास करीब 29 बिलियन यूएस डॉलर्स हैं। ये भी बहुत शॉर्ट टाइम में हुआ है। एयरक्राफ्ट लीजिंग हमारे यहाँ से शुरू है। एयरक्राफ्ट लीजिंग ट्रेडिशनली डबलिन से होता है, आयरलैंड से, सिंगापुर टू सम एक्सटेंट एंड यूएस से होता है। उस मार्केट में हम एक डेंट डाल रहे हैं। करीब 303 एयरक्राफ्ट लीज हो चुकी हैं हमारे यहाँ से। 2 स्टॉक एक्सचेंज हैं जिनका BSE NSE की दोनों सब्सिडरीज हमारे पास है। बुलियन एक्सचेंज है। अब ये स्टॉक एक्सचेंज का एवरेज अभी जो यहाँ पे ट्रेडिंग हो रहा है, मंथली एवरेज मंथली ट्रेडिंग अराउंड $70 बिलियन है। ये नंबर्स इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि ये इकोसिस्टम किस तरह से ग्रोथ हुआ है। अब ग्रो क्यों हुआ है, इसमें चूँकि गुजरात राज्य में है, एक पॉइंट तो ये हुआ, बट लार्जर जो मैंने पहले समझाया कि इंडिया की ग्रोथ स्टोरी का भाग, पार्ट ऑफ दैट, उसके चलते लोग यहाँ पे आ रहे हैं। अब गुजरात में ये है, एडवांटेज तो है। अब गुजरात को देखिए, गुजरात एज अ स्टेट 8.3% ऑफ नेशनल GDP यहाँ से आता है, गुजरात से आता है। करीबन रफली 18% इंडस्ट्रियल आउटपुट गुजरात से आता है। 33% एक्सपोर्ट्स जो है कंट्री का गुजरात से आता है। गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स देखिए, एफिशिएंसी, अकाउंटेबिलिटी, इंडस्ट्री प्रोएक्टिव, गुजरात स्टेट है अमॉन्ग द, इफ़ नॉट द बेस्ट, अमॉन्ग द बेस्ट। मैं तो कहूँगा बेस्ट है कंट्री में। ये जो पूरा इकोसिस्टम है, इसके पहले के स्पीकर जो थे, जो एजुकेशन मिनिस्टर थी, वो भी बता ही रही थी कि गुजरातीज आर बॉर्न एंटरप्रेन्योर्स। तो इसके चलते जो पूरा इकोसिस्टम यहाँ पे तैयार हुआ है ना, गिफ्ट सिटी इज़ टेकिंग एडवांटेज ऑफ दैट। एक गुजरात में, चूँकि गुजरात में ये एस्टैब्लिश्ड है, तो नेचुरली कुछ वो बेनिफिट तो मिल ही रहा है। पॉलिसीज़ जितनी बन रही हैं, जो हमारा DTA एरिया है, ऑफकोर्स SEZ में तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसीज़ चल रही है, रेगुलेटर की हैं। DTA करीब 700 एकड़ ज़मीन हमारे पास है, तो उसको भी हम बहुत अग्रेसिवली डेवलप कर रहे हैं। जैसे ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, डेटा सेंटर्स, वहाँ पे गवर्नमेंट गुजरात के पॉलिसीज़ का ही फ़ायदा उठाया जा रहा है। तो पिगी बैकिंग ऑन गुजरात प्रोएक्टिव गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस, प्लस जो लार्जर भारत का जो विजन है, उससे दैट इज़ हाउ गिफ्ट सिटी इज़ कॉन्ट्रीब्यूटिंग। एंड विकसित भारत का पिलर अगर देखें, इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस, गिफ्ट सिटी इज़ द परफेक्ट गेटवे, क्योंकि आप विश्व से जुड़े हो गिफ्ट सिटी के थ्रू। इंडिया का गेटवे जो विश्व फाइनेंस के लिए है, इट इज़ गिफ्ट सिटी। सर, एक और सवाल था। आजकल जो डिजिटल फाइनेंस है या फिनटेक है और गिफ्ट सिटी, तो ये गुजरात और भारत के विकास में कैसे योगदान दे रहे हैं? देखिए, जब मैं अपने पर्सपेक्टिव, गिफ्ट सिटी के पर्सपेक्टिव से समझाऊंगा। अब ग्लोबल फाइनेंस की जब बात करते हैं, जब ग्लोबल इंटीग्रेशन की बात करते हैं, किसी भी बिजनेस की हो, फाइनेंस, चूँकि फाइनेंस गिफ्ट सिटीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ, फाइनेंस की बात करूँगा। इंटीग्रेशन टेक प्लेटफॉर्म से ही होता है। जितना भी इंटीग्रेशन होगा टेक प्लेटफॉर्म से ही होगा प्राइमरीली। एंड ऑफ कोर्स लार्जर अगर पर्सपेक्टिव देखें तो पॉलिसी प्रोएक्टिव वगैरह वगैरह वो तो है ही, बट टेक प्लेटफॉर्म से ही होगा। वहाँ पे फिनटेक का रोल आता है। फाइनेंस कंपनीज जितनी हमारी हैं, एक आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ जो सबको समझने के लिए, जो एक आम आदमी को समझने के लिए। जैसे हमारे पास 2 स्टॉक एक्सचेंज हैं, BSE NSE, दोनों के ब्रांच सब्सिडरीज हमारे पास हैं जी। ये पूरे ग्लोब पे ट्रेड कर रहे हैं इस प्लेटफॉर्म से। दे आर ट्रेडिंग, हर एक्सचेंज में ट्रेड कर रहे हैं। 22 घंटे खुले रहती ट्रेडिंग। जब निक्केई जापान का जब खुलता है एक्सचेंज, वहाँ से लेके NYSE तक जाते हैं, वो पूरा अगर वो देखें 22 घंटे। ना ये ट्रेड्स को सक्सेसफुल होने के लिए कनेक्टिविटी चाहिए, लैटेंसी बहुत कम होनी चाहिए। सो वहाँ पे आ गया एक तो आपका IT प्लेटफॉर्म। सेकंड, उस IT प्लेटफॉर्म को आप बेस बना के एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट आप डेवलप कीजिए, सो दैट आप उस पर आप इंटरैक्ट कर सकें। तो यही हुआ फिनटेक। तो हर फील्ड में फंड मैनेजमेंट हुआ या कैपिटल मार्केट्स तो एक्सट्रीम हो गया, बिकॉज कैपिटल मार्केट में लेटेंसी और ये बहुत ज़रूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल उसी सब्जेक्ट में है तो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग होती है। अब हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग में जो डिसीजंस ले जाते हैं वो नैनो सेकेंड्स में होते हैं। नैनो सेकेंड्स में वॉल्यूम्स बहुत ज़्यादा होते हैं, अगेन इन मिलियंस ऑफ डॉलर्स। ईच नैनो सेकेंड में डिसीजन लेते हैं, $1 मिलियन का ट्रेड होता है। नाउ उसमें टेक्नोलॉजी ही काम आएगी। आपका कनेक्टिविटी कितना अच्छा है, कितना हाउ एफिशिएंट एंड हाउ फास्ट इट इज़। तो फिनटेक यहाँ पे काम आता है। और गिफ्ट सिटी एक आइडियल प्लेटफॉर्म है, आइडियल प्लेस है जहाँ फिनटेक्स प्रॉस्पर हो रहे हैं।
अब फिनटेक की बात जब हम करते हैं, मैं ये भी बताना चाहूँगा दर्शकों को कि हम किस तरह से ये रेगुलेशंस ही नहीं, हम एक इकोसिस्टम भी तैयार कर रहे हैं। हम गिफ्ट सिटी बाय इटसेल्फ एडीबी के असिस्टेंस से हमने एक फिनटेक इंस्टीट्यूट स्थापित किया हुआ है, जिसमें अहमदाबाद यूनिवर्सिटी और गांधीनगर यूनिवर्सिटी प्लस यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सैन डिएगो, ये कंसोर्शियम इसको रन कर रहा है। ये हमने क्यों बनाया कि एक फिनटेक स्किलिंग के लिए, फिनटेक कोर्सेज, स्पेसिफिक कोर्सेज के लिए हम बच्चों को तैयार करें। तो इस तरह से एक इकोसिस्टम का प्लेटफॉर्म, इकोसिस्टम पे तैयार कर रहे हैं हम। हमारे पास फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ भी इस वक्त 5 हैं, 2 इस्टेब्लिश हो चुकी हैं, 3 को सैंक्शन मिल गए, सैंक्शन मिल चुकी है और वो भी इस्टेब्लिश हो, दे विल ओपन कैंपसेस, अभी जनवरी फरवरी में कैंपस उनके खुल जाएंगे। ये सब भी फिनटेक कोर्सेज ही चलाएंगे, फिनटेक प्लस आईटी रिलेटेड कोर्सेज टू फिनटेक, टू फाइनेंस, फाइनेंशियल सर्विसेज। तो गिफ्ट सिटी एक आइडियल प्लेटफॉर्म है जहाँ ये सब कुछ साथ में, फिनटेक, फाइनेंस, फाइनेंशियल मार्केट्स इंडिया में और भी जगह है, बट ये जो इकोसिस्टम है ये केवल गिफ्ट सिटी में ही है। और हमारा एडवांटेज है कि हम पूरे विश्व का एसोसिएशंस सीमलेसली कर सकते हैं। सर, क्या गिफ्ट सिटी के इकोसिस्टम में कोई डेडिकेटेड रेसिडेंशियल एरिया भी बनाया गया है जहाँ लोग जाकर रह सकते हैं, घर बनाए, फ्लैट्स? हाँ, जो मैं कह रहा था कि गिफ्ट सिटी जब हमने स्टार्ट किया कॉन्वर्सेशन कि हम हांगकांग, सिंगापुर, इन सब में फ़र्क, डिफरेंस क्या? एक तो ठीक है कि इट इज़ हर ग्रीन फील्ड शुरू हुआ है, स्ट्रक्चर शुरू किया, बट जो पूरा प्लानिंग है इंटीग्रेटेड प्लानिंग है। हमारा जो 1000 एकड़ ज़मीन इस वक्त जो हमारे पास जिसकी प्लानिंग हमने करी है, उसमें से कुछ परसेंटेज कमर्शियल एरियाज़ हैं, कुछ परसेंटेज रेजिडेंशियल एरियाज़ हैं, कुछ मिक्स्ड यूज़ है, सोशल स्पेसेस है, ओपन स्पेसेस है। तो रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स हमारे पास है। एक वॉक टू वर्क कल्चर हम प्रमोट कर रहे हैं कि आपकी ऑफिस यहीं पे बगल में, आपको मैक्सिमम वॉक करना जाना होगा, वॉकिंग 10 मिनट ही होगा। अब नॉर्मल फाइनेंशियल सेंटर आप देखिए, भले कंट्री में हो, जो मेट्रोज़ हैं, 4 मेट्रोज़ जो हमारे हैं, या अगेन मैं वापस बार बार सिंगापुर, दुबई, क्योंकि हम वही चीज़ कर रहे हैं, उसके कंपैरिजन में तो मकान भी आपके बगल में ही है। आप यहाँ से उतरिए अपार्टमेंट से, आप जाइए, आपके ऑफिस बगल में है, अपार्टमेंट्स हैं। सेकंड, काफ़ी तगड़ा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर हम तैयार कर रहे हैं। स्पोर्ट्स अरीना तैयार हो रहा है। एक बीच में, सिटी के बीच में एक ग्रीन एरिया, हम उसको सेंट्रल पार्क कहते हैं, करीब 30 एकड़ ज़मीन में वो डेवलप हो रहा है। वहाँ पे गोल्फ ड्राइविंग रेंज डेवलप हो रहा है, अगले साल अप्रैल में तक वो फंक्शनल हो जाएगा। स्पोर्ट्स अरीना जिसमें फुटबॉल, क्रिकेट, पिकल बॉल, पैडल बॉल, ये सब चीज़ों की सुविधाएं हैं। तो ऑफकोर्स एक हॉस्पिटल भी मार्च से फंक्शनल है, फुल फ्लेश मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। एक वहाँ पे मॉल भी है, रेस्टोरेंट्स हैं, 2 5 स्टार होटल फंक्शनल हैं, 2 और बन रहे हैं। तो कहने का मतलब कि केवल ऑफिस बिल्डिंग्स ही नहीं, एक कंप्लीट एक सोशल इकोसिस्टम वहाँ पे बन रहा है। सर, ये जब बिल्डिंग्स और बाकी चीज़ों की बात होती है तो मुझे वो नोएडा, दिल्ली का एक सिस्टम याद आता है। वहाँ भी रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं, हाई राइज बनती हैं बड़ी बड़ी, लोग परेशान हैं, उनको पोजीशन नहीं मिल रहा है, बिल्डर भाग गया, ये सारी समस्याएं होती हैं। तो इस सिस्टम पे आपके, क्योंकि आप एक जिम्मेदार पद पर हैं, ऐसे सिस्टम, ये सिर्फ मैंने उदाहरण दिया है दिल्ली नोएडा का, वो भारत के या गुजरात के ही किसी दूसरे शहर में हो सकता है, किसी बड़े शहर में हो सकता है। तो ऐसे लोगों के लिए क्या सलाह है, क्या सुझाव है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, जैसे हम गिफ्ट सिटी कंपनी लिमिटेड जो है, हम एक तो मास्टर डेवलपर्स हैं इस पूरे एरिया का, पॉलिसी एडवोकेसी भी करते हैं, जो फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर, प्लस स्टैट्यूटरी अथॉरिटी भी, अर्बन डेवलपमेंट, हम बिल्डिंग प्लान्स हम पास करते हैं, कंस्ट्रक्शन हम सुपरवाइज करते हैं। सबसे पहले तो आपने कहा कि जो आपने उदाहरण दिया XYZ जगह की, आमतौर पर होता क्या है, देखिए 2-4% लोग तो होते ही हैं कि जो सिंसियर नहीं हो, है ना, ऐसे सिंसियर नहीं हो कि इंटेंशंस क्लीन नहीं हो। तो जो आपने उदाहरण दिया, हो सकता है वो 2-4% वाले लोग होंगे। बट ज़्यादा ज़रूरी है कि जब आप एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट शुरू करें, नंबर 1 रेगुलेटरी क्लैरिटी तो हर जगह है, जैसे रेरा अभी आ चुका है, तो एक रेगुलेटरी ओवरसाइट तो है ही। बट हमारे जैसे ऑर्गेनाइजेशंस, हम बहुत क्लियर हैं किस तरह से एक प्लॉट्स हम किस तरह से ऑक्शन करेंगे, किस लेवल के डेवलपर्स को हम लाएंगे। हमारे कंडीशंस बहुत स्ट्रिंजेंट हैं, स्ट्रिंजेंट इन टर्म्स ऑफ क्या क्वालिटी उनकी होगी, क्वालिटी बोथ कंस्ट्रक्शन प्लस क्रेडिबिलिटी, यह भी बहुत ज़रूरी है वो। तो
मैं तो सलाह ये दूंगा कि डोंट लुक, जो आप है ना छोटे छोटे जल्दी गेन्स के चक्कर में ना पड़े। डेवलपर कौन है, क्रेडिबिलिटी क्या है, किस तरह से प्रोजेक्ट्स किए हैं, वो देखना बहुत ज़रूरी है। उसका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, रिसर्च उसके बारे में कि हम बहुत कहाँ ज़रूरी है। घर लेने जा रहे हैं, उसके पीछे की कहानी क्या है, बिल्डर कैसा है, नॉन। हाँ देखिए, आमतौर पे होता क्या है, मान लीजिए इस जगह एक जगह एक ही एरिया में एक्स रुपीज़ पर स्क्वायर फीट जगह का मिल रही है, कोई बिल्डर बेच रहा है। अगर दूसरी जगह उसके पड़ोस में ही x माइनस वाई है, मान लो x माइनस वाई हुआ, x माइनस 2y भी हुआ, तो नेचुरली आपको समझना पड़ेगा x माइनस 2y क्यों दे रहा है वो। अगर मार्केट रेट x है, वो कम में क्यों बेच रहा है। अगर कम में बेच रहा है, या तो अपना प्रॉफिट नहीं बना रहा, या कुछ और भी होगा। तो आमतौर पर लोग देखिए, जितना हमारी समझ है, जो हमने देखा है, लोग उसमें पड़ जाते हैं कि कुछ डिस्काउंट मिल रहा है, विच इज़ अनरियलिस्टिक। बिना सोचे समझे कि पैसा बचाने में अब कूद गए उसके अंदर, एंड देन पता चला कि वो चीट कर गया। सर, जब ये शुरुआत की गई थी, एक विज़न था, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किए गए, तो आपको नहीं लगता कि जिस रफ्तार से गिफ्ट सिटी का काम आगे जाना चाहिए था, आपको लगा क्या कि कहीं ये स्लो हो गया है, रफ्तार धीमी पड़ गई हो? आप देखिए, आप स्लो किसको कहते हैं। अगर हम क्या हैं, हम एक ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर हैं। हम जब कंपटीशन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? हांगकांग, सिंगापुर, दुबई, लंदन, न्यूयॉर्क। हांगकांग कब बना था, सिंगापुर कब बना था? 50, 60 साल, 70 साल पहले। न्यूयॉर्क 1920 से वहाँ पे इस्टेब्लिश्ड है। लंदन, दुबई भी 25 साल हो गए। हम केवल 4 साल ओल्ड। अगर रेगुलेशन देखें, रेगुलेशन हमारा 21 से ही आया है। वी आर ओनली 4 years ओल्ड। और एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान करने में, प्रोजेक्ट बनने में समय लगता है, 1। नंबर 2, हम एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी हैं। 140 करोड़ लोग यहाँ पे हैं। एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी, कंसल्टेंट, स्टेक होल्डर कंसल्टेशंस। एक अथॉरिटी गवर्नमेंट तो है नहीं हम कि चलो कह दिया बन गया। तो ये मैं समझता हूँ बहुत फेयर कंपैरिजन नहीं कि स्लो हो गए, इस पेस पे नहीं बढ़ रहे हो। हम 2021 से जो रेगुलेशन आया, उस वक्त हम फर्स्ट 100 में तो थे ही नहीं। आज हम 43 नंबर पे हैं पूरे विश्व में। इससे ये प्रोग्रेस बहुत ही अच्छा है, मैं तो समझता हूँ। सर, आने वाले 5-10 सालों में, या 2047 जिसका आप बोलते हुए कई बार जिक्र कर चुके हैं, वहाँ पर आप इस गिफ्ट सिटी का गुजरात और आत्मनिर्भर भारत के पथ पर, उसके रास्ते में कितना योगदान देखते हैं? देखिए, आज की तारीख में हमारे यहाँ करीब 27,000 लोग हमारे इकोसिस्टम में हैं, जो हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं। टारगेट तो मैं नहीं कहना चाहूँगा, हमारा जो प्रोजेक्शन है 2030 तक करीब 1 लाख लोग यहाँ पे होंगे इस इकोसिस्टम में। और चूँकि गुजरात में है, तो गुजरात इंडिया का गेटवे है ही मैन्युफैक्चरिंग में, लेकिन फाइनेंशियल सर्विस में भी इंडिया का गेटवे गुजरात थ्रू गिफ्ट सिटी होगा। और 2047 की बात करें, जब इंडिया एक विश्व पावर तो है ही, जब 2047 के जब हमारे गोल्स हम अचीव करेंगे, तो फाइनेंशियल सर्विसेज में भी सेंटर इतना स्ट्रांग होगा कि जब फाइनेंस की बात होगी तो इंडिया की बात की जाएगी। जैसे आज की तारीख में हम हांगकांग या सिंगापुर, न्यूयॉर्क की बात करते हैं, इंडिया की बात भी की जाएगी उसी लेवल पे। वी आर वेरी कॉन्फिडेंट। कि आने वाले दिनों में गुजरात के अलावा जो दूसरे राज्य हैं, वहाँ पर भी ऐसा कॉन्सेप्ट लाया जा सकता है इसकी सफलता के बाद? देखिए, गिफ्ट सिटी जो इंडिया में जो दूसरे फाइनेंशियल सेंटर्स है उसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। हमारा काम अलग है। जैसे मैंने बताया कि फाइनेंशियल सर्विसेज है, बट इट इज़ ग्लोबल गेटवे है, तो हम अलग हैं। वी आर कॉम्प्लीमेंटिंग जो इंडिया में दूसरे फाइनेंशियल सेंटर्स हैं, मैं तो यही कहना चाहूँगा। आप अलग हैं इस वक्त में। हाँ, हम सेम काम नहीं कर रहे हैं ना। हाँ, थोड़ा अलग कर रहे हैं इसलिए भी। हाँ, वी आर नहीं, दूसरे राज्यों में क्यों नहीं लाया, मतलब क्या चैलेंजेस हैं? मैंने ये ना कि दूसरे राज्यों में नहीं है, मैं तो इस वक्त जो है इंडिया एक ही फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर है। आप अगेन मैं विश्व का एग्जांपल देता हूँ। आप जब अमेरिका की बात कर रहे हैं तो आप क्या बात कर, न्यूयॉर्क की बात कर रहे हैं जी। जब यूरोप की बात करते हैं, हम लंदन की बात करते हैं, हम 2-4 नाम तो हमारे उसमें नहीं आते ना तुरंत।
ठीक सर, हमसे बातचीत करने के लिए और रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के इस कार्यक्रम में गौरवशाली गुजरात में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू विवेक जी। तो मैं विवेक आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि श्री संजय कौल जी को आप ये बुके भेंट करें उनके सम्मान में। और बहुत शुक्रिया श्री संजय कौल जी, आपने आने वाले भारत के विकास, गुजरात के विकास पर एक महत्वपूर्ण चर्चा रिपब्लिक भारत के साथ की कि नेशन को किस तरीके से बिल्ड किया जाए।